इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था अपना, और इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में हमने जो पिछली क्लास थी उसमें असेसमेंट ईयर कर लिया था, और असेसमेंट ईयर मैंने बता दिया 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021। वो आपका क्या रहेगा, असेसमेंट ईयर रहेगा। अब देखो नेक्स्ट, गत वर्ष। देखिए गत वर्ष का मतलब क्या होता है, गत वर्ष से आज से ऐसी अवधि से है, अर्थात कर निर्धारण वर्ष से ठीक पूर्व वाली वित्तीय वर्ष को ही हम गत वर्ष कहते हैं। कर निर्धारण वर्ष से ठीक पूर्व वाले वित्तीय वर्ष को ही हम क्या कहते हैं, गत वर्ष कहते हैं, प्रीवियस ईयर कहते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने कर निर्धारण वर्ष बताया 2020 से 2021, तो आपका गत वर्ष होगा 2019 से 2020। 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 आपका क्या रहेगा, गत वर्ष रहेगा। तो गत वर्ष में लिखिए, आयकर अधिनियम की धारा 3 के अनुसार, आयकर अधिनियम की धारा 3 के अनुसार कर निर्धारण वर्ष के कर निर्धारण वर्ष से ठीक, कर निर्धारण वर्ष से ठीक पूर्व वाले कर निर्धारण वर्ष से ठीक पूर्व वाले वित्तीय वर्ष को गत वर्ष कहा जाता है। वित्तीय वर्ष को गत वर्ष कहा जाता है, गत वर्ष कहा जाता है। ठीक है, जैसे 2000 गत वर्ष, 2019 से 2020 आपका क्या है, प्रीवियस ईयर है, गत वर्ष है, जो आपका कब से स्टार्ट होगा, 1 अप्रैल 2019 से। क्लियर, 1 अप्रैल 2019 से प्रारंभ होकर 31 मार्च 2020 को समाप्त। क्लियर, 2020 को समाप्त। और भी देख लीजिए, देखिए अब एक सिचुएशन हो सकती है कि कोई व्यक्ति है, वो अपना व्यापार मान लीजिए 1 सितंबर से प्रारंभ कर रहा है, 1 सितंबर 2019 से, तो फिर उसका गत वर्ष क्या होगा। क्लियर,
तो उसका गतवर्ष कहने का मतलब जब से उसने व्यापार प्रारंभ किया है। जैसे 1 सितंबर से व्यापार प्रारंभ किया है तो 1 सितंबर 2019 से 31 मार्च 2020 उसका क्या हो जाएगा, गतवर्ष हो जाएगा। कहानी समझ में आ गई। यदि किसी ने नया व्यापार प्रारंभ किया है और नया व्यापार प्रारंभ किया है 1 सितंबर से, तो 1 सितंबर 2019 से 31 मार्च 2020 उसका क्या कहलाएगा, गतवर्ष कहलाएगा। जब से वो नया व्यापार करेगा उसी अवधि को क्या कर लिया जाएगा, गतवर्ष मान लिया जाएगा, उसी से उसका गतवर्ष प्रारंभ हो जाएगा। लिखना चाहो तो लिख सकते हो आप उदाहरण के तौर पर। फिर लिखो सामान्य नियम। इस नियम की तो हम पहले भी, जनरल रूल्स की तो पहले भी बात कर सके कि गतवर्ष की आय पर संबंधित कर निर्धारण वर्ष में ही क्या लगता है, कर लगता है। जो आपने देखिए सामान्य नियम यह कहता है कि गतवर्ष में आपने जो भी कमाया, गतवर्ष की आय पर संबंधित कर निर्धारण वर्ष में कर लगता है। यह आपका क्या है, सामान्य नियम। पहले भी मैंने बता दिया कि जो आपने गतवर्ष में कमाया उसकी गतवर्ष की जो कुल आय होगी उस पर कर हम कब चुकाएंगे, कर निर्धारण वर्ष में चुकाएंगे। और आपको जो भी वित्त अधिनियम में जो भी दरें डिसाइड है उन दरों के आधार पर कर की गणना की जाएगी। क्लियर। तो सामान्य नियम में लिख लीजिए कि गत वर्ष की आय पर, गत वर्ष की आय पर, गत वर्ष की आय पर संबंधित कर निर्धारण वर्ष में, संबंधित कर निर्धारण वर्ष में कर लगता है। संबंधित कर निर्धारण वर्ष में ही कर लगता है। इस नियम के कुछ अपवाद भी हैं। भाई ये नियम आया कि गत वर्ष की आय पर संबंधित कर निर्धारण वर्ष में ही कर लगता है, लेकिन कुछ नियम के अपवाद भी है। कुछ अपवाद ऐसे हैं कि जिस वर्ष आप आय अर्जित करते हो उसी वक्त क्या कर लग जाता है, कर लग जाता है। कुछ चीजें ऐसी भी होती है कि देखो ये नियम तो क्या कह रहा है कि गत वर्ष में आपने जो कमाया उस पर आपको कब कर देना पड़ेगा, कर निर्धारण वर्ष में। इसका मतलब यह है कि आपने 2019 से 2020 में, ये आपका एक गत वर्ष है। इस गत वर्ष में जो एक साल में आपने जो कमाया उसका कर आपको 2020 टू 2021 में पे करना पड़ेगा। क्लियर। कर निर्धारण वर्ष में। लेकिन कुछ अपवाद भी है इस नियम के कि कुछ आय ऐसी होती है जिन पर जब वो अर्जित होती है तभी उसका कर काट लिया जाता है। क्लियर। तो इस नियम के अपवाद भी है और ये प्रश्न एग्जाम में काफी बार पूछ लिया भी जाता है। क्लियर। कहने का मतलब ये पूछता है कि गत वर्ष की आय पर संबंधित कर निर्धारण वर्ष में ही कर लगता है। क्लियर। की व्याख्या कीजिए और इसके अपवाद बताइए। क्लियर। तो नियम के अपवाद भी आप लिख लीजिए। नंबर 1, अनिवासियों की समुद्री जहाज पर, अनिवासियों की समुद्री
अनिवासियों की समुद्री जहाज द्वारा व्यापार से आय। भारत छोड़कर जाने वाले व्यक्तियों की आय। भारत छोड़कर जाने वाले व्यक्तियों की आय। थर्ड, व्यापार बंद होने की दशा में। व्यापार बंद होने की दशा में। नेक्स्ट, कर बचाने के लिए संपत्ति का हस्तांतरण। कर बचाने के लिए संपत्ति का हस्तांतरण। कर बचाने के लिए किसका हस्तांतरण? संपत्ति का हस्तांतरण। और ऐसे निकाय जो अल्प अवधि, ऐसे निकाय जो अल्प अवधि हेतु स्थापित किए गए हों। देखिए, अब हमारा जो टॉपिक है वो आय पर रहेगा। आय का, आय, देखिए आय के बारे में, आय, आय, इनकम। देखिए आय के बारे में, क्योंकि आयकर है वो किस पर लगता है? आय पर लगता है, इनकम पर लगता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि किसको आय माने और किसको आय नहीं माने। क्लियर? ठीक है। तो आय एक बड़ा टॉपिक है आपके इस चैप्टर में, और ये आय आपका लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, इंट्रोडक्शन पार्ट का। क्लियर? इनकम। तो यहां पर हम पढ़ेंगे कि आय किसे कहते हैं, आय में किस किस को शामिल किया जाता है, आय किसे कहते हैं, आय में किस किस को शामिल किया जाता है, और आय से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य या सिद्धांत। तो ये क्वेश्चन तो एग्जाम में भी पूछा जाता है कि आय क्या है, आय में किसको शामिल किया जाता है, और आय से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य या सिद्धांतों का सविस्तार वर्णन कीजिए। क्लियर? ये क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछा जाता है। क्लियर? तो हम इस क्वेश्चन को तो थोड़ी देर बाद करेंगे, हम पहले करेंगे आय।
के शीर्षक, कि आय के जो शीर्षक हैं वो कौन कौन से होते हैं। देखिए यहां पर आय के शीर्षक, हेड्स ऑफ इनकम, हेड्स ऑफ इनकम, हेड्स ऑफ इनकम, आय के शीर्षक। देखिए आयकर अधिनियम की धारा जो 14 है, आयकर अधिनियम की धारा जो 14 है उसमें आय के शीर्षक को 5 भागों में बांटा गया है। कौन सी धारा के तहत? 14। कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में। देखिए और कितने भागों में? 5 भागों में। आय के शीर्षकों को 5 भागों में बांटा गया है। देखिए यहां पर सबसे पहले आता है आपका वेतन से आय, वेतन से आय, इनकम फ्रॉम सैलरीज, इनकम फ्रॉम सैलरीज, वेतन से आय। फिर आपका आएगा मकान संपत्ति से आय, मकान संपत्ति से आय, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। फिर आपका आएगा व्यवसाय या पेशे से आय, व्यवसाय या पेशे से आय, इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। क्लियर? आपका 4th नंबर में होगा पूंजी लाभ, कैपिटल गेन। 5th रहेगा अन्य साधनों से आय, अन्य साधनों से आय। अन्य साधनों से आय, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, अन्य साधनों से आय। तो ये आय के शीर्षक को कितने भागों में बांटा गया? 5 भागों में। आय के शीर्षक इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ये आपके आय के कितने शीर्षक है? 5 शीर्षक है। देखिए जो वेतन शीर्षक से आय है वो आपकी यूनिट नंबर 1 में है और ये चैप्टर नंबर आपके 3rd रहेगा। ये आपकी यूनिट नंबर 2 में है, ये और ये वाला चैप्टर यूनिट नंबर 2, ये चैप्टर नंबर 4 रहेगा और ये 5 और 6 रहेगा। कैपिटल गेन है वो आपका चैप्टर नंबर 7 रहेगा और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है वो चैप्टर नंबर आपका 8 रहेगा। तो कहने का मतलब आपको ये चैप्टर तो अच्छे से आने ही चाहिए, ये 5 हेड वाले चैप्टर। अगर ये 5 हेड के चैप्टर आपको अच्छे से आते हैं तो आगे के जो चैप्टर है आपका टोटल इनकम कैलकुलेट करने का, ग्रॉस टोटल इनकम कैलकुलेट करने का, टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करने की, जैसे टैक्स लायबिलिटी एक इंडिविजुअल पर्सन की कैसे कैलकुलेट करे, पिछले वीडियो में अपन ने देखा था व्यष्टि एन ए इंडिविजुअल, तो चैप्टर नंबर 13 पढ़ेंगे। उसके बाद आपका हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली,
क्लियर? चैप्टर नंबर 14 आएगा और 15 नंबर का चैप्टर आपका रहेगा फर्म। तो ये चैप्टर तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अच्छे से आपको आने ही चाहिए, वरना आगे के चैप्टर आपको नहीं आएंगे। बार बार कह रहा हूं, अच्छे से नोट्स आप तैयार करें, प्रिपेयर करें। क्लियर? तो हेड्स ऑफ इनकम है वो अंडर सेक्शन 14 में बताया गया कि हेड को 5 भागों में बांटा गया। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। अब उसके बाद देखिए आगे हम बढ़ेंगे सकल कुल आय। सकल कुल आय देखिए क्या होती है सकल कुल आय। ग्रॉस टोटल इनकम, शॉर्ट में इसको बोलते हैं जीटीआई, ग्रोस टोटल इनकम, सकल कुल आय। अब देखिए सकल कुल आय की, देखिए ऐसी आय जिसमें किसी भी प्रकार की कोई कटौतियां आपने नहीं घटाई है, वो आय आपकी क्या कहलाएगी? सकल कुल आय कहलाएगी। एक तो ये हो गया। या पांचों हेडों की जो कुल आय होगी, पांचों हेडों को जोड़ लीजिए आप, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम एचपी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, कैपिटल गेन और अदर सोर्सेज, पांचों को जोड़ लीजिए और जो इनकम आएगी वही क्या हो जाएगी? आपकी ग्रोस टोटल इनकम हो जाएगी। तो देखिए ग्रोस टोटल इनकम का निर्धारण कैसे किया जाता है? कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम। पर्टिकुलर्स देखिए, इनकम फ्रॉम सैलरीज, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, एचपी की इनकम आपकी क्या है? इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम यहां पर आपका कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। क्लियर? अब इसका आपने यहां पर क्या किया? टोटल किया, तो ये आपकी कहलाएगी ग्रोस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम। तो यहां पर देखिए किस तरीके से ग्रॉस टोटल इनकम कैलकुलेट की जाएगी। इनकम फ्रॉम सैलरी को जोड़ेंगे, एचपी को, बीपी को, कैपिटल गेन को और अदर सोर्सेज को, तो आपकी क्या आ जाएगी? ग्रोस टोटल इनकम आ जाएगी। क्या आएगी? ग्रोस टोटल इनकम।
देखिए अब यहीं पे मैं बता रहा हूं कुल आय, टोटल इनकम। देखिए कुल आय क्या होती है, देखिए टोटल इनकम, कुल आय। देखिए आपने क्या किया, समस्त कटौतियां घटा दी, लेस डिडक्शन, डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C टू 80U, 80C टू 80U। देखिए सकल कुल आय में से आयकर अधिनियम द्वारा वर्णित धारा 80C से 80U तक की कटौतियां घटाने के बाद जो इनकम शेष रहती है वही कुल आय कहलाती है। और ऐसी इनकम जिसमें से धारा 80C से 80U तक की समस्त कटौतियां नहीं घटाई हुई है वो आपकी सकल कुल आय कहलाती है, ग्रोस टोटल इनकम। 80C टू 80U तक की जो डिडक्शन है वो चैप्टर नंबर 12 में पढ़ेंगे। देखिए 3 टॉपिक, आय का शीर्षक इसमें ही आ गया। कितने शीर्षक थे? 5, धारा 14 के तहत। उसके बाद सकल कुल आय, पांचों शीर्षकों को जोड़ देंगे तो सकल कुल आय। अगर हम सकल कुल आय में से ग्रोस टोटल इनकम में से 80C टू 80U तक की समस्त कटौतियां घटा देंगे तो उसके बाद जो इनकम शेष रहेगी वही आपकी क्या कहलाएगी? कुल आय कहलाएगी। क्लियर है? आपसे पूछे कैलकुलेट टोटल इनकम, तो कैलकुलेशन ऑफ ग्रोस टोटल इनकम या टोटल इनकम, इसी में हो गया। ग्रोस टोटल इनकम भी आ गई और टोटल इनकम भी आ गई। जो चैप्टर नंबर 12 है, 13 है, 14 है, 15 चैप्टर पढ़ेंगे उसमें खेल ही क्या किसका है? टोटल इनकम कैलकुलेट करने। ये पहले ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब जिसको चैप्टर नंबर 3 आता है वो ये कैलकुलेट कर पाएगा, नहीं तो देखेगा। जिसको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट करना आता है वो उसको कैलकुलेट कर लेगा, वरना अपने घर में जो मकान है उसको देखेगा अगल बगल में। हाँ, और आजकल तो छत डरने लग गई, पट्टियां भी गिनने के लिए नहीं मिलेगी। क्लियर? तो अच्छे से तैयारी करेंगे तो अच्छे से आपको नंबर भी मिलेंगे, और टाइम पास करना है तो फिर कुछ भी नहीं है। तो तैयारी अच्छी करें। सभी चीजें मिल रही है, कोई चीज समझ में नहीं आए तो एक बार नहीं आप 2 बार पूछे। आय। अब देखो आय के बारे में हम पढ़ेंगे। आय को बताया गया है इनकम टैक्स की धारा 224 में कि किस किस को आप आय मानेंगे और किस किस को आप आय नहीं मानेंगे। तो सबसे पहले तो यह आना चाहिए कि आय होती क्या है। क्लियर?
तो आय एक मौद्रिक प्राप्ति है। क्या है? मौद्रिक प्राप्ति है, जिसे कहने का मतलब मनी के रूप में मनी मेजरमेंट है, एक मौद्रिक प्राप्ति है। आय क्या है? एक मौद्रिक प्राप्ति है जो निश्चित साधनों से या नियमितता के साथ उत्पन्न होती है। निश्चित साधनों से या नियमितता के साथ उत्पन्न होती है। जैसे आपके आम का पेड़ था और अब गर्मी की सीजन चलेगी तो आम के पेड़ के आम लगेंगे, फिर आप उसको मार्केट में बेचोगे। क्लियर? तो फिर आपको क्या होगी? आय की प्राप्ति होगी। तो कहने का मतलब ये क्या है? एक मौद्रिक प्राप्ति है जो निश्चित या नियमितता के साथ उत्पन्न